अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में कुछ अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ उसमें तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से बचा हुआ नहीं है। कराची का जो वाक़या है वो आपके सामने है, कोयटा का वाक़या आपके सामने है, दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एंड गेम शुरू होने वाली है और एंड गेम चूँकि शुरू हो चुकी है, लिहाजा यही वजह है कि तमाम फरीक अपनी ताकत शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, ये ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका को अंडर प्रेशर करने के लिए तालिबान मुतहरक हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि अगर अमेरिका जाता है तो उसको न सिर्फ एक फतह का पैगाम ना जाए, बल्कि जो यहाँ पर लोग अफगानिस्तान में रह जाते हैं उनको भी ये तासुर मिले कि वो महफूज नहीं है। ये सूरत हाल पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या तैयारी कर रखी है, इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़िम्मा दी है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब। बेटी साहब वेलकम टू शो। बेटी साहब, ये बताएं कि अफगानिस्तान में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तेज़ी आ रही है उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं और क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में, जो मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है? असल में बात यह है कि जब वो एंड गेम किसी भी चीज़ का आ रहा हो तो उस वक़्त दोनों तरफ के खिलाड़ी या जितने भी अतराफ़ के खिलाड़ी होते वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उससे हासिल कर सके। आपने जंग अज़ीम अव्वल के बाद भी ये देखा था और जंग अज़ीम दोम के बाद भी ये देखा था कि रशिया पहल रहा था, उन्हें ईस्टर्न यूरोप बना लिया और अमेरिका इत्तेहादी बढ़ रहे थे कि उन्होंने वेस्टर्न यूरोप बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कब्ज़ा करना और अपनी से यानी बिगर पीस ऑफ द केक लेने के लिए। तो अफ़गानिस्तान में भी एंड गेम अमेरिका के विड्रॉल के अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो चुका है और ये विड्रॉल अगरचे फेज्ड है और 2014 तक है। उसके बाद अमेरिका के क्या इरादे हैं वो भी वाज़ेह है, लेकिन वो एक ताकत के तौर पर यहाँ पर नहीं रहेगा, एक प्रेजेंस उनकी रहेगी। अपना हिकमत अमली वो तब्दील करेगा कि अब जो टैंकों से और जो बंदूकों से और तोपों से और जहाज़ों से काम ले रहा है वो फिर अपने बेसिस में रहकर इलाके पर उसका एक किस्म का कंट्रोल या हिजमनी वो रखेगा। लेकिन इस हालत तक पहुंचने के लिए क्या अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं जो बरसरे पेकार हैं उनके खिलाफ, या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है जो मोस्टली नॉर्दर्न अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है, या पाकिस्तान जो इलाके का एक मोतबर प्लेयर है और उसके बड़े स्टेक्स हैं इस इलाके में, रीजन में, और अमेरिका जो ख़ुद को सुपर ताकत समझता है और उसके साथ नाटो है जो कि एक एडिशनल रोल, उसने एक नया रोल नाटो का अफगानिस्तान के नाते से दे रखा था। इनका किरदार क्या होगा और इनका एंड गेम में क्या हिस्सा होगा? तो ये एक किस्म का रेस लगा हुआ है, एक चीना जब्ती है और इस चीना जब्ती में एक दूसरे पर अपना सबकत जाहिर कर रहे हैं और वो सबकत के लिहाज से अपना हिस्सा कहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका निकल जाएगा वो बिल्कुल मुबालगराई से काम नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसने अपने यहाँ फौजियों को मरवाया है, लिहाजा अमेरिका इस खत्ते से निकलने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद रहेगा, किसी न किसी सूरत में अपनी प्रेजेंस रखेगा। यकीनी तौर पर एक सुपर ताकत है और उससे पहले पता है कि यहाँ पर ब्रिटिश, यहाँ पर रशिया जो सुपर पावर्स थे, अफगानिस्तान उनका कब्रिस्तान पहले बन चुका है और ऐसा न हो कि ये जो नया यूनिलैटरल सुपर पावर है दुनिया में, ये अकेला सुपर पावर जो खुद को समझता है, हर लिहाज से दुनिया का जगरनॉट है, ये कहता है कि हम पर ये दब्बा न लग जाए कि अफगानिस्तान में हम शिकस्त खाकर आ चुके हैं, जिस तरह ये वियतनाम में शिकस्त करके जा चुके थे। तो उसको धोने के लिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, क्योंकि उनका एड्रेस हम नहीं है, उनका एड्रेस अपना होम फ्रंट है, उनका एड्रेस यूरोप के वो इत्तेहादी हैं जो उनके साथ जंग लड़ रहे हैं। हमको तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम उन्होंने बना दिया है और जब हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो जाते हैं तो फिर हम इत्तेहादी नहीं रहते। फिर जाहिर है हमारे साथ जो बातचीत अब हो रही है तो वो एक स्ट्रेंज अलायंस तो था या अलायंस ऑफ इनकन्वीनियंस तो था,
अब ये अलायंस ऑफ स्ट्रेंज बेडफेलोज हो गए। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी है, वार अगेंस्ट टेरर में हम बढ़िया कुर्बानियां दे रही हैं, मगर फिर भी अमेरिका को हमसे शिकवा है। ज़ाहिरी तौर पर तो आपने कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी का भी वो सुना होगा, जो उसने कहा है कि पब्लिकली इन्हें ओपन मीडिया में हमें रिडिक्यूल न करें और हम पर डिक्टेशन मुसल्लत न करें। तो अगर इत्तेहादी है तो इत्तेहादी तो आपस में एक मेज़ पर बैठकर एक मुश्तरक का मकसद के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको डिस्कस करके आगे इकट्ठे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो धमकी दी जाती है, और धमकी सिर्फ उनका फॉरेन सेक्रेटरी नहीं देता, डिफेंस सेक्रेटरी भी देता है, CIA का चीफ पनेटा भी देता है, और पेट्रियास भी देता है, और मोलन भी देता है जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ, और ये सारे लोग मिलकर जो कि करते धरते हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के, वो अगर एक इत्तेहादी को 3 घंटे 3.5 घंटे मीटिंग करके और उसको एंड में एक डू की फर्ज पकड़ा दे कि ये कर दो वरना हम फिर करने के लिए तैयार हैं, और आपके ताल्लुकात, आपके लिंक्स, ये जो हक्कानी नेटवर्क है इससे मिलते हैं, और ये आकर अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज पर हमले करते हैं, और हमारे एम्बेसी और नेटो हेडक्वार्टर में हमले में इनका हाथ है। तो क्या ये एक दोस्ती वाला लहजा है, या ये दोस्ती वाली बातचीत है, या ये एक दुश्मनी की तरफ ले जाने वाली? इससे कबल तालिबान शुरा का नाम लिया जाता रहा, अब हम ये देखते हैं कि एक सोची समझी पॉलिसी के तहत हम ये देख रहे हैं कि हक्कानी ग्रुप का नाम लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीली क्यों आई अमरीकी मौक़िफ़ में? अमरीका तो काफ़ी अरसा से कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ वो किसी तरीके से